सभी का मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे सम्राट अशोक के संबंध में। तो पूर्व के लेक्चर में हमने जो है अशोक के धर्म के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख। भारतीय इतिहास हमारा मुख्य विषय। भारतीय इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। अभिलेख का मतलब है रिकॉर्ड। तो प्रजाजनों के हित के लिए सम्राट अशोक ने जो भी संदेश भिजवाए या जो भी संदेश प्रजाजनों के मध्य पहुंचाए, तो उसका तरीका क्या रहा। एक्चुअल में आजकल की तरह वो जमाना तो था नहीं जब अखबार या पत्रिका या पुस्तकें ऐसा कुछ माध्यम हो जिनके द्वारा जो है अपने विचारों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था उस समय, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था न प्रिंट मीडिया था। तो अभी सम्राट अशोक ने तत्कालिक परिस्थितियों में इसे कैसे संभव बनाया, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। उस समय अशोक के द्वारा जनता के समक्ष अपने संदेशों को पहुंचाने का, और वो है अभिलेख। तो अभिलेख कई तरह के होते हैं, जैसे क्या कागज पर के मतलब ताम्रपत्र ये जो है तांबे के पन्ने पर लिखा जाता है। तांबे का पन्ना जो है उसमें अक्षर उकरे होते हैं। स्वर्ण पत्र, रजत पत्र और साथ ही साथ भोजपत्र में लिखी हुई सामग्री। तो इस तरह से ये उस समय प्रचलित चीजें थीं, लेकिन इनका उपयोग राजाज्ञाओं के लिए किया जाता था जो दरबार में ही सुरक्षित रहती थी। तो रिकॉर्ड के रूप में जो है ये उस समय चीजें रहती थी, लेकिन इनका प्रयोग जो है नहीं किया गया और ना ये इस तरह से जो है बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के समक्ष संदेश नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों तक जो संदेश पहुंचना चाहिए, ज़्यादातर लोगों के पास संदेश पहुंचना चाहिए, वो इस तकनीकी से संभव नहीं था। तो इसके लिए सम्राट अशोक ने क्या किया कि उसने जो है शिलालेख स्थापित करवाए। और ये शिलालेख दो प्रकार के थे, यानी शिलालेख का मतलब है जो पत्थर की पट्टिकाओं पर, पत्थर की पट्टियाँ जो है इस तरह से ऐसे, और उसमें जो है यहाँ जो है लिखवा दिया अपने संदेशों को, उसने जो है लिखवा दिया। और ये जो है शिलालेख। और दूसरा जो है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब जो है पिलर, जो है खंबा, पत्थर का खंबा जो है, और उसमें भी लिखवा दिया संदेश को और इसे जो है गड़वा दिया एक जगह पर। तो इनमें उत्कीर्ण अक्षरों के द्वारा या लिपि के द्वारा, संदेश के द्वारा बहुसंख्यक लोग जो है अशोक के जो सिद्धांत थे उसकी बातों से अवगत हुए, परिचित हुए। तो इसमें भी जो है आगे चल करके दो प्रकार के मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि शिलालेख और स्तंभ लेख, ये दो भाग हैं इसके। ठीक देख रहे हैं आप, शिलालेख और स्तंभ लेख। पुनः इनको दो भागों में बांट दिया जाता है, लघु शिलालेख, ठीक, शिलालेख और लघु शिलालेख। तो इसमें इसे जो है दो भागों में बांट दिया जाता है।
और स्तंभ लेख को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। शिलालेख ये बड़े हैं और स्तंभ लेख, ये लघु शिलालेख छोटे हैं। इसी प्रकार से जो स्तंभ लेख हैं इन्हें भी दो भागों में बांट दिया गया है। पिलर्स एडिक्ट्स इन्हें कहते हैं। तो इन्हें भी जो है दो भागों में बांट दिया गया है, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये दो भागों में बटे हैं पुनः शिलालेख और लघु शिलालेख। इसी तरह से ये भी पूरे दो भागों में स्तंभ लेख हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं और लघु स्तंभ लेख। ठीक, तो जो शिलालेख हैं इनकी संख्या है 14। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, 14 है, जो अलग अलग स्थानों से मिले हैं। और लघु शिलालेख जो है ये 13 है। लघु शिलालेख 13 है। इसके बाद आते हैं स्तंभ लेख। इनकी संख्या जो है 7 है और जो लघु स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या जो है 6 है। तो अशोक के कुल स्तंभ लेखों की संख्या जो अशोक के कुल जो शिलालेखों की संख्या है वो करीब 40 बताई गई है अभी तक जो प्राप्त है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि 14, 13, 27 और 7, 34, 34 और 6, 40। ठीक, तो ये 40 बताई गई है। तो अब इसमें जो है खास बात जो आती है वो है लिपि की। अशोक ने अपने शिलालेखों में जो भी शिलालेख है तो 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है। 4 प्रकार की लिपि कौन कौन सी? पहली है ब्राह्मी, खरोष्ठी, दूसरी है खरोष्ठी और चौथी है ब्राह्मी है, खरोष्ठी है और आर्मेइक और ग्रीक और है 5वीं आर्मेइक। इसे कुछ किताबों में अरामेइक कहा गया है। ये अरामेइक। तो इस प्रकार से 4 लिपियों का प्रयोग जो है सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। तो जो ब्राह्मी और खरोष्ठी के अभिलेख हैं या यूं कहें कि आर्मेइक और ग्रीक लिपि के अभिलेख जो है अफगानिस्तान से, आर्मेइक और ग्रीक इन दो जो लिपियां हैं इनके अभिलेख मिले हैं कहाँ से? अफगानिस्तान से। समझ रहे होंगे। आर्मेइक और ग्रीक लिपियों के अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं और ग्रीक प्लस आर्मेइक दोनों भाषाओं में ये अलग अलग बात हुई, लेकिन अगर कंबाइंड बात करें
कंबाइंड ग्रीक और आर्मेनिक दोनों लिपियों का अभिलेख जो मिला है शार ए कुना से, ये कंबाइंड लिपि का यानी सम्मिलित लिपियों का जो है ये अभिलेख प्राप्त हुआ है शार ए कुना से या शरेकुना। कुछ किताबों में यही शरेकुना लिखा मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। ये शरेकुना या शार ए कुना, यहाँ से जो है ग्रीक और आर्मेनिक दोनों भाषाओं का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ग्रीक लिपि में साथ तथा आर्मेनिक लिपि के जो लेख हैं वो आपके प्राप्त कहाँ से हुए हैं? अफगानिस्तान से, ठीक। इतनी बात स्पष्ट हो गई। ये आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से जो है खरोष्ठी लिपि के कहाँ से प्राप्त हुए हैं अभिलेख? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और शेष साम्राज्य से ब्राह्मिक लिपि के अभिलेख जो अन्य हिस्सा बचता है शेष साम्राज्य, मैंने बताया था कि अशोक का अभिलेख कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो शेष साम्राज्य के से जो है ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए तत्कालीन समय में जो आम लोगों की भाषा थी, जन प्रचलित भाषा थी पाली या पाली, इस भाषा का प्रयोग किया इसने, ठीक। ये जन सामान्य की भाषा थी। जैसे आज भी आप देखते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। वैसे क्या है कि आंचलिक भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अभी ग्रामीण अंचलों में। तो और इसमें क्षेत्रीयता का भी पुट है। आप देखते हैं कि जैसे इटावा औरैया साइड चले जाइए तो वहाँ किस तरह से लोग बोलते हैं, काहे लल्ला कहाँ जा रही, है ना। आप कानपुर देहात में देखते हैं तो वहाँ कुछ भाषा का प्रभाव अलग है, बुंदेलखंड में अलग है, इधर पूर्वांचल में जो गोंडा बलिया बहराइच वहाँ की भाषा अलग है, इलाहाबाद की अलग है। तो अलग अलग जगहों में क्षेत्रीयता का प्रभाव है। तो उस क्षेत्रीयता के चलते जो है कई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने में दिक्कत पड़ती है। तो उस समय जो जन प्रचलित भाषा थी पाली, इसका प्रयोग किया सम्राट अशोक ने अपने धम्म प्रचार में। और ये जो अभिलेख हैं ये धम्म प्रचार का ही हिस्सा है, ठीक। तो इसमें जो है इस अफगानिस्तान लगमान से भी जो है पुले दारुत आर्मेनिक भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। आर्मेनिक भाषा के एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? पुले दारुत, ये अफगानिस्तान का लगमान, पुले दारुत ये स्थान का नाम है जिसे लगमान कहते हैं या इसी को लगमान, कुछ किताबों में लगमान भी लिखा हुआ है, लगमान। ये अफगानिस्तान में है, ठीक। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो यहाँ से भी जो है आर्मेनिक भाषा का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से अभिलेख सम्राट अशोक के ये अभिलेख हुए। अच्छा, एक चीज और ये आती कि आखिर सम्राट अशोक को अभिलेखों के द्वारा प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उसके दिमाग में ये उपज कहाँ से आई? क्या ये है अशोक की खुद की नीति थी? क्या ये उसके दिमाग की खुद की उपज थी या उसने इस कला को कहीं दूसरी जगह से सीखा? तो संभवतः ईरानी शासक डेरियस, जिसको हम कहते हैं दारा प्रथम,
दारा प्रथम। तो दारा प्रथम से ये प्रेरणा मिली, इसे सम्राट अशोक को दारा प्रथम से ये कला जो है प्राप्त की सम्राट अशोक ने, जहाँ पर उसने शिलालेखों के माध्यम से अपने धम्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने का तरीका अपनाया। और आप देखते हैं कि उसमें वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी तरह सफल भी हुआ। भला हो जेम्स प्रिंसेप का, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जेम्स प्रिंसेप, वैसे क्या है कि जब इंडिया पूरा हमारा भारत देश पूरी तरह से बौद्धिस्ट हो गया, हमारा जो कंट्री था इंडिया पूरी तरह से बौद्ध राष्ट्र बन गया, और साथ ही साथ विश्व के अनेक कंट्रीज भी जो है बौद्ध राष्ट्र बन गए, तो ये बात जो है पुरोहित वर्ग को खली, सनातन धर्म के पुरोहित वर्ग को खली, उन्होंने पुनः जो है इस तरह की व्यवस्थाएं की। और आप देखते हैं कि जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, ये बृहद्रथ, इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है, और पूरा का पूरा जो है ये बौद्ध राष्ट्र समाप्त कर दिया जाता। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, और अशोक के महान सम्राट अशोक के संबंध की जानकारी इतिहास में आती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया अशोक के अभिलेखों के बारे में, किस प्रकार से जो है किन किन भाषाओं में कहाँ उसने इन अभिलेखों को स्थापित करवाया। तो उस समय ये प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा साधन बने, और इससे जो है लोगों में सम्राट अशोक के सिद्धांतों को अपनाने का एक मार्ग मिला। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर हम कहाँ से कौन से अभिलेख मिले और किसमें क्या विषय दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।